लोकसभा में आगे ले चलेंगे। पिछली क्लास में आपने लोकसभा से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसको आपने बेसिक चीज़ें जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, ध्यान देंगे। लोकसभा, जब बात यहां पर हो रही है कि लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमने देखा है कि लोकसभा को हमें संस्था के रूप में पढ़ना है और संस्था के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, व्यक्ति के रूप में पढ़ना है, यानी संस्थागत और व्यक्तिगत। क्लियर? तो एक संस्थागत और एक व्यक्तिगत। तो जब संस्थागत पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, संस्थागत पढ़ते समय हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा कि इस संस्था का गठन क्यों हुआ है, क्या कारण है, किस आधार पर इसका गठन हुआ है और कब हुआ है। फिर गठन के बाद उसमें किस तरह के लोग आएंगे, ध्यान दीजिएगा, गठन के बाद उसमें किस तरह के लोग आएंगे हमें यह पढ़ना है, किस तरह के लोग आएंगे और कितने लोग आएंगे। ठीक, और वो जो लोग आएंगे जब कभी पहली बार जब मिलते हैं तो पहली बार मिलने पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है, हमें उसको भी पढ़ना पड़ा है, प्रथम अधिवेशन एवं उसके निष्कर्ष। ध्यान देंगे, एक सभा है तो इस सभा के पास कुछ विशेष अधिकार होगा तो उसको भी पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए कि इस सभा में प्रवेश करने के लिए कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया है। जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है वो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, ध्यान दीजिए कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, उसको भी हमें पढ़ना होगा। क्लियर है? समझ आई बात? और अंत में हमें निष्कर्ष पढ़ना होगा। निष्कर्ष का मतलब यह है कि कौन, जिस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई या नहीं हो पाई। ध्यान दिया जाए, मैथ की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, 14 तारीख से मैथ की क्लास शुरू होगी, है ना। सर ने हमको इन्फॉर्म किया हुआ है, तो अमित सर आपकी 14 तारीख से जो है मैथ की क्लास शुरू करेंगे। तैयार रहिएगा आप लोग, सबको सूचित भी कर दीजिएगा जितने स्टूडेंट हैं। ठीक, तो ये हो गया लोकसभा का संस्थागत और दूसरा हो गया लोकसभा का व्यक्तिगत। व्यक्तिगत की जब बात करेंगे तो व्यक्तिगत में सबसे पहले योग्यता, यानी कि पद पर पहुंचने, व्यक्तिगत मतलब पद पर पहुंचने की योग्यता क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, कौन से लोग उसे चुनेंगे, किस प्रक्रिया के तहत चुनेंगे। व्यक्ति योग्य है, कोई मिलके चुन रहा है, चुन लेगा तो फिर उसकी नियुक्ति होगी, यानी शपथ लेगा, शपथ हो जाएगा तो काम करेगा, काम होगा तो वेतन मिलेगा, लेकिन गलत काम करेगा तो हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें पिछली क्लास में भी पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, पिछली जो लोग पहली क्लास ट्यून अप कर रहे हैं लोकसभा का, देखिएगा आप यूट्यूब में ही लोकसभा पार्ट 1 है, पार्ट 1 पढ़िएगा, ये पार्ट 2 हो रहा है। ठीक है, तो उसमें और बेहतर आपको ये समझ में आएगा कि हमें आखिर में ये पढ़ना क्यों था। ठीक है, उसमें डिटेल में बताया है मैंने। तो लोकसभा में ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक, साथ में मैंने बताया था कि लोकसभा का पहचान पढ़ना है, तो पहचान में 2 चीजें पढ़नी थी। पहला लोकसभा का नामकरण और दूसरा क्या पढ़ना था कि लोकसभा का जो देश का जो संघीय ढांचा है उसको पढ़ना था। तो संघीय ढांचे में लोकसभा की स्थिति देखनी थी। क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली हैं, जहां पर हमने ये देखा कि हमारे देश में मजबूत केंद्र और कमजोर राज्य की परिकल्पना की गई है। मजबूत केंद्र और मजबूर राज्य की परिकल्पना की गई है। तो क्या है सिस्टम, क्या है कहानी, आइए उसको समझते हैं आगे बढ़ते हुए। ठीक, ध्यान दीजिए, देश में एक स्ट्रक्चर है जो शासन का, वो बोलता है कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसमें सेंटर और स्टेट, है ना, सेंटर और स्टेट ये मिला करके भारत का संघ बन रहा है। संघ वास्तविक है, आभासी है, कैसा है, चर्चा की जा चुकी है। ठीक, अब देखिए मेरी बात समझिएगा,
जैसे आपका घर है, आपके घर पर कई तरह के मामले हो सकते हैं। जैसे एक मामला ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे मान लो खेती होती हो तो खेती कराने का मामला एक हो गया। दूसरा मामला आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई देख रहा होगा। तीसरा मामला हो गया घर पे खाना पीना बनने वाला। चौथा मामला हो गया कोई मान लीजिए कोई बिजनेस व्यापार है वो वाला हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपके घर के अंदर ही, ध्यान दीजिए मेरी बात, आपके घर के अंदर ही कई तरह के कार्य होते हैं। ठीक, कई विषय होते हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं जिस पे लोग काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ऐसे पूरे देश के अंदर ढेर सारे विषय हैं। ठीक है, ढेर सारे विषय हैं। इन विषयों पर काम होना होगा, नियम बनेगा, काम होगा। तो देखिए ना, सारे विषयों में से कुछ विषयों को सेंटर को दिया गया है और कुछ विषयों को स्टेट को दिया गया है, और कुछ विषयों को दोनों को दे दिया है, यानी दोनों को दे दिया है, सेंटर और स्टेट दोनों को दे दिया है। समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो जो विषय सेंटर को दिया गया उसे केंद्र सूची कहा गया, सेंटर लिस्ट। जो विषय स्टेट को दिया गया उसे कहा गया राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। जो विषय दोनों को दिया गया उसे कहा गया कनकरेंट लिस्ट, हिंदी में समवर्ती सूची। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इन विषयों पर नियम कानून बनाने के लिए, ध्यान देंगे मेरी बात, हमारा देश कैसे चलेगा, क्या तरीका होगा, वो सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन एक बात समझिए हमारी, कि कोई भी नियम जो है वो शाश्वत नहीं होता है। शाश्वत का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है, सार्वभौमिक सत्य नहीं होता है। हो सकता है कि कोई नियम, कोई कानून आज के डेट में गलत हो और वही नियम कानून आज के 50 साल बाद सही मान लिया जाए, या हो सकता है जो नियम कानून आज के 50 साल पहले गलत रहा हो, जो चीज करना, वो चीज करना आज गलत ना हो। क्लियर है? ये समय के अनुसार ये परिवर्तित होता रहता है। समझ पा रहे हैं बात आप हमारी? तो ये जो समय के हिसाब से परिवर्तन समाज में होगा तो उसी परिवर्तन के हिसाब से कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ध्यान दीजिए, हमारे जो देश में जो हमारा संविधान, देश चलेगा कैसे, क्या पूरा खेल है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ जो है आप देखिए, कुछ यूं संविधान की संरचना है, जहां पर यहां सबसे पहले प्रस्तावना लिखा हुआ है और अंत में अनुसूची लिखी हुई है, शेड्यूल लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में यहां पर संविधान में कई भाग है, भाग के अंदर कई अध्याय है, अध्याय के अंदर कई अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों के अंदर खंड है और खंड के अंदर उपखंड है। समझ पा रहे हैं बात हमारी? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, भाग, अध्याय, अनुच्छेद, उपखंड, खंड की, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये जो कानून बना हुआ था, संविधान निर्माण हुआ था, उस समय वो सोच करके उस समय के हिसाब से बनाया गया था। अब समय के साथ साथ यहां से लेकर के यहां तक में हर जगह परिवर्तन मांगता है, कहीं मांगता है, कहीं नहीं मांगता है। कभी कभी बदलाव की जरूरत पड़ती है। कानून बन चुका है लेकिन बदलाव की जरूरत पड़ती है, कुछ नया जोड़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात।
अगर इस संविधान में कोई ऐसा मामला लिखा हो जो स्टेट सब्जेक्ट हो, स्टेट सब्जेक्ट हो यानी कि राज्य सूची का विषय हो, उस पर बदलाव करना हो, कानून बनाना हो, तो लोकसभा का कोई रोल उसमें नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो बोलता है कि इसके अंतर्गत समझ पा रहे हैं, इसके अंतर्गत कोई भी मामला जो केंद्र और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता हो, क्लियर है, अगर उस पर किसी तरीके का कोई बदलाव करना हो, कोई नियम बनाना हो, कोई संशोधन करना हो, तो उसका कार्य लोकसभा को करना होता है। यानी कि विधि निर्माण का कार्य, प्रमुख कार्य लोकसभा का है। बात समझ में आ रहा है? विधि निर्माण, लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण का है। किस स्तर पर? केंद्र स्तर पर, और केंद्र स्तर में वो केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इसका गठन क्यों हुआ है, और इसका गठन कब हुआ है आप खुद खोज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बात करता है संरचना की। गठन क्यों हुआ ये आपको समझ आ गया। अब अगली चीज है आपको यह समझनी है कि आखिर में इसका जो है जो स्थिति है कि ये क्यों, कितने लोग इसमें आएंगे और किस तरह के लोग आएंगे, क्लियर है, हमें उसको भी देखना होगा। ठीक, तो ध्यान देंगे कितने लोग आएंगे। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, एक होता है अधिकतम, एक होता है वर्तमान का। ठीक है, एक होता है अधिकतम, एक होता है वर्तमान का। जैसे कोई क्लास हो उसमें अधिकतम कितने बैठ सकते हैं, एक वो होता है, और एक होता है कि वर्तमान में कितने हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अधिकतम बोलता है 552 हो सकते हैं, है ना। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। लेकिन वर्तमान में है कितने? 545, 545। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ये जो 552 अधिकतम हो सकते हैं बोलता है उसमें से 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होंगे और 550 राज्यों से निर्वाचित होंगे। क्लियर? बोलता है ये अधिकतम हो सकता है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में टोटल संख्या 545 है, लेकिन ये जो 545 है इसमें से 2 मनोनीत होंगे और 543 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात? लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, अब अगले बार से ये 2 भी हट जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों को हटा दिया संविधान संशोधन करके। ये जो 2 मनोनीत लोग थे इनको जो है समाप्त कर दिया, इनका पद। ठीक, तो अब कितने बच जाएंगे? 543 सदस्य बच जाएंगे। क्लियर है? चलें आगे। तो गठन क्यों हुआ, कितने लोग इसमें आएंगे, कैसे, किस तरह के होंगे, ये समझ में आ गया। अब जो लोग इसमें आएंगे इस सभा में, ये किसी पद पर आ रहे हैं ना, तो जिस पद पर आ रहे हैं उस पद की अपनी एक योग्यता होगी पहुंचने की, उस पद पर पहुंचने की अपनी एक योग्यता होगी। तो सवाल उठता है कि क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है योग्यता। समझ रहे हैं बात हमारी? क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, क्या है योग्यता। बोलता है कि योग्यता 5 प्रकार की होगी। पहला, कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष की हो चुकी हो। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, आगे बोलता है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और अंत में बोलता है
कि वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की सभी शर्तों को पूरा करता हो। ध्यान दीजिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, शॉर्ट फॉर्म होता है पीआरए। पीआरए तो पीपल्स, अकॉर्डिंग टू पीपल्स, मतलब ध्यान दीजिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सभी शर्तों को पूरा करता हो, यानी कि जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि वो जो जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है कि मान लीजिए वो आतंकवादी नहीं होना चाहिए, तस्कर नहीं होना चाहिए, मर्डरर नहीं होना चाहिए। अब है कि आपको 1.5 साल या 2 साल से अधिक का कारावास न हुआ हो। अगर हुआ है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो इस तरीके की योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि क्या योग्यताओं के आधार पर आप चुनाव लड़ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इस चीज को डिटेल में समझने के लिए अगर आप राष्ट्रपति की योग्यता पर जाएंगे तो वहां पर मैंने सब कुछ एक एक पॉइंट डिटेल में बताया हुआ है। और जो चीज एक बार डिटेल में बता दिया गया, दोबारा उसको बताने का मतलब है कि फिर आपका टाइम किल करना हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप जो है राष्ट्रपति खोलेंगे, राष्ट्रपति यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो राष्ट्रपति का अपलोडेड है, पहला वीडियो राष्ट्रपति का खोलेंगे, उसमें एलिजिबिलिटी सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे जो है कि क्या क्या योग्यताएं जो है, वो हर योग्यताओं को आधार कैसे माना जा रहा है, क्या उसके पीछे क्वेश्चन उठ सकते हैं, उसमें बताया गया है। तो बार बार डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक। तो योग्यता क्या है, ये हो, ठीक है। और बोलता है कि क्या योग्यताओं के आधार पर चुनाव लड़ा जा सकता है, तो बोलता है नहीं। क्यों नहीं लड़ा जा सकता है, यह भी राष्ट्रपति वाले में एक्सप्लेन किया गया है, देखिएगा जरूर, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो। बोलता है कि कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी? बोलता है अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 25,000 रुपए, और अगर एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 12,500 रुपए जमानत राशि के रूप में देना पड़ेगा। जनरल या ओबीसी है तो 25,000, एससी एसटी है तो 12,500 जमानत राशि के रूप में देना पड़ेगा। ऊपर से बोलता है कि आपको प्रस्तावक देना होगा। अगर आप किसी पार्टी से हैं तो एक प्रस्तावक पहचानकर्ता, और नहीं तो अगर निर्दल है तो 10 प्रस्तावक। समझ गए बात आप? तो ये स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, ये शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हो, योग्य हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जमानत राशि में जमानत जब्तीकरण भी होता है। ये जमानत जब्तीकरण क्या है, समझिएगा बात हमारी, ध्यान दीजिएगा। जमानत जब्तीकरण, जमानत जब्तीकरण भी राष्ट्रपति में पढ़ाया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप राष्ट्रपति कायदे से पढ़े हो तो राष्ट्रपति का काफी हद तक चीजें सब उसी पे चलेंगी, और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी आपको, है ना, कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ आएगा। तो इसलिए राष्ट्रपति पूरा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, सारा का सारा 5-6 लेक्चर उसमें है वीडियो राष्ट्रपति का, ठीक। ध्यान दीजिए, व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करता है तो चुनाव लड़ सकता है। शर्तों में एक जमानत राशि की बात आ गई है, तो यहां पर एक और चीज होता है, जमानत जब्तीकरण। क्लियर है? जमानत जब्त क्यों की जाती है? बोलता है जब नॉन सीरियस कैंडिडेट कोई हो। यह जमानत राशि ली क्यों जाती है, पहले यह समझिए। राष्ट्रपति में मैंने समझाया हुआ है, यहां भी थोड़ा समझ लीजिए। जमानत राशि ली इसलिए जाती है क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट जो हो उनको बाहर निकाल दिया जाए। समझ पा रहे हैं बात हमारी? नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। यहां पर जो स्थिति बन रही है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है अगर कोई,
और वो चुनाव लड़ गया, नॉन सीरियस कैंडिडेट है और वो चुनाव लड़ गया और ये प्रूफ हो गया कि वो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। समझ रहे हैं बात हमारी? तो देखिए, बोलता है कि कुल वैध मतों का, वैलिड वोट का, वैध मतों का 1/6 अगर प्राप्त करते हो तो आपकी जमानत राशि जब्त नहीं की जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। मतलब क्या है? देखिए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, इंसान हो एक, आपने निर्वाचन आयोग को जो है जमानत राशि दिया 25,000 रुपए या 12,500 रुपए अपनी कैटेगरी के आधार पर। जब आपने इसको पैसा दिया तो इसने कहा कि ऐसा है, अगर 1/6 मत नहीं पाए वैध मतों का तो हम ये पैसा जो पैसा दिए हो 25,000 या 12,500, वो पैसा जब्त कर लेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि तब ये प्रूफ हो जाएगा कि आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपका 1/6 मत नहीं मिला है। आपको 1/6 मत नहीं मिला, आप केवल फर्जी में समय नुकसान कर रहे थे देश का। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब देखिए, यहां पर एक ऐसा सिचुएशन और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा सा टैक्टिकल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ध्यान दीजिए। बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि कुल वोट 125 वोट पड़े, टोटल 125 वोट पड़े, जिसमें से 5 वोट निरस्त हो गए, किसी कारण बस 5 वोट अवैध हो गए, तो बचे कितने? 120। ठीक है, तो 120 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। यानी कि अगर इससे कम वोट पाया तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ये मान करके कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं थे। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा हो जाए कि चुनाव में ढेर सारे लोग खड़े हो गए, 125 वोट पड़ा, 5 वोट खराब हो गया, 120 वोट से काउंटिंग हुआ है, पता लगा कि चुनाव में एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 20 लोग खड़े हो गए थे, 20 लोग खड़े हो गए थे, ढेर सारे लोग चुनाव में खड़े हो गए और मत का बंटवारा हो गया और पता लगा कि वो आदमी जो विजेता है, जो सबसे ज्यादा वोट पाकर के चुनाव जीत गया है, वो इंसान 16 वोट पाया है, उसके बाद वाला 12 वोट पाया है, उसके बाद वाला 10 वोट पाया है, उसके बाद वाला और कम सा वोट पाया है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला 16 वोट पाया है और ये विजेता हो गया है, लेकिन 1/6 मत से कम पाया है। नहीं समझे बात? ऐसा व्यक्ति जो विजेता हो जाए लेकिन 1/6 वोट से कम पाए, तो सवाल उठता है कि क्या उसकी जमानत राशि जब्त होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन समझ आया? इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, सभी लोगों से इस क्वेश्चन का जवाब हमें अपेक्षित है, सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मैं कल की क्लास में यह बताऊंगा इसका सही जवाब क्या होगा, कि जो व्यक्ति जीतता है और वैध मतों से कम वोट मत पाता, वैध मतों के 1/6 मत से कम मत पाता है, तो वो व्यक्ति विजेता हो, उस व्यक्ति का जमानत राशि जब्त किया जाएगा या नहीं जब्त किया जाएगा।
समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्यक्ति योग्य है, यहां तक आपको समझ आ गया। व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करता है। ठीक, व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करता है। अब देखिए, योग्य है, शर्तों को पूरा करता है, तो उसे कुछ लोग मिलकर के चुनेंगे, है ना? कौन लोग चुनेंगे? बोलता है कि निर्वाचन क्षेत्र के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग मिलकर के चुनेंगे। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लो कि भारत देश है। इस भारत देश के अंदर, ध्यान देंगे मेरी बात, इस भारत देश के अंदर पहले तो जनसंख्या के आधार पर राज्यवार सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। राज्यवार सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। यानी ये जो 543 सीटें हैं, है ना, वर्तमान में जिस पे निर्वाचन होना है, बोलता है कि ये 543 सीटों को बांट दिया जाएगा, राज्यों में बांट दिया जाएगा। किस आधार पर बांटा जाएगा? बोलता है उसकी जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको 80 सीट मिल गई। बात समझ पा रहे हैं? जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसको सीट ज्यादा मिलेगी, जिसकी जनसंख्या कम होगी उसको सीट कम मिलेगी, उस राज्य को कम मिलेगी। बात समझ आ रही है हमारी? क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद क्या होगा कि अब मान लो राज्यवार सीटों का आवंटन हो गया है, फिर उसके बाद बोलता है कि प्रतिनिधि और जनसंख्या के बीच एक रूपता बनी रहे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उतने निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये अयोध्या जिला है, ये सुल्तानपुर जिला है, और ये आपका मान लो बाराबंकी जिला है ना, और ये मान लो 3, मान लो कितना मानेंगे, है ना? ठीक है। अयोध्या में मान लो कि 18 लाख लोग हैं। ठीक, अयोध्या में 18 लाख लोग हैं, और पता लगा सुल्तानपुर में 8 लाख, सुल्तानपुर में जो है केवल 8 लाख लोग हैं। ठीक, और बाराबंकी जिले में, बाराबंकी जिले में 4 लाख लोग हैं, मान लो। अब अगर अयोध्या जिले का एक सांसद हो जाए, सुल्तानपुर जिले का एक सांसद हो, और बाराबंकी जिले का एक सांसद हो, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये देखिए, जो ये अयोध्या का सांसद होगा उसके ऊपर बाराबंकी के सांसद का 4 से 5 गुना ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा, है ना? तो बोलता है ऐसे जिला वाइज, जिला के आधार पर नहीं बांटा जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। बोलता है निर्वाचन क्षेत्र बांटा जाएगा इस आधार पर कि जनसंख्या और प्रतिनिधि के बीच की जो एकरूपता है वो बरकरार रहे। अर्थात कि अगर इसके पास 4 है तो कुछ ऐसा करेगा कि इतना एरिया ले लेगा अयोध्या का, है ना? 6 इससे ले लिया तो 10 हो गया इसका, और ये सुल्तानपुर है तो इससे सुल्तानपुर इससे ले लिया, 2 ले लिया, इसका 8 हो गया, इसका भी 10 हो गया, और इसका भी बच गया 10 लगभग। तो अब देखिए होगा ये
कि जिला पता लगा आपका अयोध्या है, लेकिन आपका जो सांसद है वो सुल्तानपुर वाला सांसद है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारे का दो आधार है। पहला, जनसंख्या के आधार पर हम राज्यवार सीटों का आवंटन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब राज्यों को सीट मिल जाएगी तो फिर हम निर्वाचन क्षेत्र इस आधार पर जो है बनाएंगे कि जनसंख्या और प्रतिनिधियों के बीच की एकरूपता बरकरार रहे। समझ पा रहे हैं बात हमारी? एकरूपता बरकरार रहे। ठीक है, अब देखिएगा बात मेरी, ध्यान दीजिएगा। जो यहां पर जो जनसंख्या आधार मानी जाती है वो 1971 की जनगणना का आधार लिया जाता है। ठीक है, यानी 1971 में जो जनगणना हुई थी उस समय जो जनसंख्या थी उसी जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटों की बंटवारा की गई है और आज तक अभी उसको बदला नहीं गया है। क्यों नहीं बदला गया आज तक? इसके पीछे भी कारण है। इस कारण को भी आप खोजिए और खोज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आज तक अभी भी क्यों 1971 की जनगणना को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद की तमाम जनगणनाएं हैं उसको न फॉलो करके हम 1971 की जनगणना का पालन क्यों कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल हम इसका उत्तर बताएंगे आपको। चले आगे। बोलता है व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करता है, ये लोग मिलकर के किसी प्रक्रिया के तहत चुनते हैं। प्रक्रिया का क्या नाम है? बोलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट, जो सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही विजेता हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब यही है। ठीक है, मतदाता केवल एक मत डाल सकता है और सबका मत मूल्य एक समान होगा, बराबर होगा। ध्यान दिया जाए मेरी बात यहां पर कि 18, और ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो लोग मत दे रहे हैं, ये लोग जो मत दे रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मतदान का अधिकार। तो फिर यहां सवाल उठता है कि मतदान का अधिकार किस तरह का अधिकार है? ठीक है, किस तरह का अधिकार है, तो इसको भी हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा था? यहां पर अगर कोई व्यक्ति 1/6 वोट से कम पाता है और विजेता हो जाता है तो क्या उसकी जमानत राशि जब्त की जाएगी? इसका उत्तर। दूसरा, 1971 की जनगणना को आधार अभी तक क्यों माना जा रहा है? इसका आंसर। और तीसरा कि ये जो मतदान करने वाले लोग हैं, यानी जो हमारे पास अधिकार होता है मतदान का अधिकार, यानी मताधिकार जो होता है, ये मताधिकार किस तरह का अधिकार है? मौलिक अधिकार है कि सांविधिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है कि किस तरह का अधिकार है? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, कुछ कारणों से मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, है ना, व्यस्तता इतनी रहती है कि नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता जरूर हूं उसको। ठीक है, सबका कमेंट पढ़ता हूं मैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कमेंट करिएगा, हम देखेंगे कि अगर आपके जवाब किस तरह के आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैं आपको अगली क्लास में इन तीनों का जवाब दूंगा। ध्यान दीजिए, व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करता है, ये लोग मिलकर के प्रक्रिया के तहत चुनते हैं, तो जो सबसे अधिक मत पाएगा वो विजेता हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र बने होंगे और चुनाव हुआ होगा, तो इस प्रकार 543 लोग विजेता हुए होंगे। और जब 543 लोग विजेता होंगे तो अपना काम करने के लिए इनको कहीं बुलाया जाएगा। जब बुलाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे, पहली बार जब बुलाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रथम अधिवेशन। तो जब पहली बार बुलाया जाएगा, अधिवेशन होगा, तो कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। क्या क्या निष्कर्ष होंगे प्रथम अधिवेशन के, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
क्लासेस थोड़ा सा छोटी हो रही हैं, है ना। रीजन उसके पीछे था कि कुछ बच्चों ने जो है सजेशन दिया कि सर जो है काफ़ी लंबा क्लास हो जा रहा है तो बोरिंग हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा क्लास को जो है छोटा कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग पूरे मेहनत से इसको देखिए, जो है पढ़िए, और आगे फिर हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू क्लास।